किसी को छोड़ते हैं क्या घर में? इसीलिए उसकी असर का खामियाजा हम सब पृथ्वीवासी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए इन सबसे बचने के लिए या उनको जो तकलीफ हुई उसमें साता देने के लिए या जो सृष्टि में उसके बाद में अशुभ असर होने वाली है उसको शांत करने के लिए ही ग्रहण के समय पे मंत्र जाप किया जाता है। पहले के जमाने में बोला जाता था दे दान छूटे ग्रहण। ग्रहण में दान देना पड़ता है, बहुत सारा दान होता है। दान देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि और दान किस चीज का दोगे? सूर्य ग्रहण है, आपको अन्न का दान देना है, वो भी गेहूं का, क्योंकि सूर्य का जो अनाज होता है ना, सूर्य जिसके ऊपर ज्यादा काबू रखकर बैठा है वो है गेहूं। और चंद्र किसके ऊपर काबू रखकर बैठा है? तो पानी, लिक्विड, दूध, उसमें उसका दान दिया जाता है। और सूर्य के मामले में गेहूं का, अन्न का। जरूरतमंद को अन्न देना जो जरूरी है। आपके सर्वेंट भी आ सकते हैं उसमें, आपके ड्राइवर आ सकते हैं, आपकी कंपनी के लोग आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। आप सबको 4 किलो 5 किलो 5-5 किलो गेहूं देना, आप आराम से दान दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। दूसरा, आपको ग्रहण के वक्त हो सके तो 10:30 से पहले ही आप अपने घर के मंदिर को, बाहर के तो मंदिर बंद हो ही जाते हैं। हिंदू में 12 घंटा पहले मंदिर, हिंदू में तो आज रात से बंद, सुबह खुलेंगे भी। और बाकी जैन मंदिर और ये सब मंदिर में भी सुबह खुलते हैं, पर वो ग्रहण के 1 घंटे पहले बंद हो जाते हैं। क्योंकि ग्रहण के वक्त मंदिर की पॉजिटिविटी को बरकरार रखा जाता है। तो अगर मंदिर की पॉजिटिविटी भी अगर नेगेटिव हो सकती है तो हमारे घर के मंदिर को हम खुला नहीं छोड़ सकते। आपको ध्यान करना है या जाप करना है ग्रहण के वक्त, तो आप ऐसे ही बैठोगे, आप अपने घर के मंदिर को खुला नहीं छोड़ोगे। क्योंकि घर के मंदिर की पॉजिटिविटी अगर आपने बिगाड़ दी तो उसको पॉजिटिव बनने में दूसरे 2 महीने निकल जाएंगे। इसलिए आप अपने घर के मंदिर को कल 10:30 से लेके 2:30 बजे तक, 10:30 से 2:30 बजे तक आप अपना घर का मंदिर भी बंद ही रखोगे। आपको जो भी ध्यान करना है, जो भी जाप करना है, सामने भगवान की फोटो रखकर आप कर सकते हैं। और वैसे भी सूर्य और उसके ही पहुंचाना है तो वो तो बाहर है ही, पूरे सृष्टि में सूर्य का प्रकाश और सब तो फैला हुआ ही। दूसरी चीज, ग्रहण के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर से बाहर। एक इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी प्रेग्नेंट लेडी या जो भी बीमार लोग, जो भी तबियत के ठीक ना हो, जिसको कैंसर हुआ है, जिसको बड़ी बीमारी हो, जो प्रेग्नेंट लेडी, उसको 24 घंटे तक छुरी या किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे, गर्भ में रहे बच्चे तक इसकी असर पहुंच जाती है। क्योंकि ग्रहण के वक्त आपको न्यूज मिलेंगे बहुत लोगों की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाएगी। इस समय को गर्भ का बच्चा बेयर नहीं कर पाता है। ग्रहण की स्थिति को गर्भ का बच्चा बेयर नहीं कर पाता। अगर मैं गर्भवती स्त्री ने कोई नाखून वाखून काट लिए ऐसे में इस दिन, और उसके कहीं से भी ऐसा, यहाँ से भी कहीं थोड़ा सा भी खून निकल रहा है, तो वो रेस को पेट के अंदर जाने में टाइम नहीं जाएगा। कहीं वो सब्जी वब्जी काट रही है और उंगली के ऊपर भी थोड़ा सा भी ऐसा नॉर्मल भी कट, खून तो निकला ही नहीं, लेकिन नॉर्मल भी अगर हो गया ना, तो भी वहां से भी ग्रहण के रेज आपकी बॉडी में, उसकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तब भी उसको दिक्कत आ सकती है। आपको सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे, जो व्यक्ति जो हार्ट रिलेटेड, जिनके हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको कोई और प्रॉब्लम है, उनको भी ध्यान रखें। क्योंकि सूर्य ग्रहण में हार्ट रिलेटेड तकलीफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चंद्र ग्रहण के वक्त वो आएगा 15 दिन बाद ही। मैं आज फिर से आपको बता देती हूँ कि चंद्र ग्रहण के वक्त लीवर फेलियर के बहुत केस होते हैं। जॉन्डिस, लीवर फेलियर, ये 2 में से बचना चंद्र ग्रहण के दौरान। सर्जरी अगर आ भी जाए ना तो चंद्र ग्रहण शांति से निकाल दो। वाल, हार्ट के वाल, लीवर सोराइसिस, और खास करके आपकी पैनक्रियास, डायबिटीज, पैनक्रियास, उसके ऊपर चंद्र ग्रहण की बहुत डैमेज की असर होती। आपको इन सबसे, ये ग्रहण के आगे पीछे इस चीज के लिए बच के रहना है।
उससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ थोड़ी भी दिखे तो आराम कर लो, सो जाओ, 2 घंटे सो जाओ। क्योंकि ब्रेन है ना, सूर्य ब्रेन है, सूर्य का कारक, सूर्य ब्रेन का कारक। तो ब्रेन में हाइपरटेंशन, फिर हेमोग्लोबिन का घटना बढ़ना, दूसरा आपके प्रेशर का, हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों उसके अंदर आ जाएगा, पैरालिटिक अटैक। दूसरा हम ये बोलते हैं ना कि हेमरेज, स्पेशली ब्रेन हेमरेज, इन सब से पैरालिटिक अटैक, फिर ये सब चीज से आपको बचना ही बचना है, आपको बचना ही पड़ेगा। थोड़े से ही आपको इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो जो ग्रहण से रिलेटेड दिक्कत है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, आप जाप करोगे तो इस प्रकार से करोगे। खास एक चीज का ध्यान रखना, जो जाप रोज कर रहे हो उसको तो कल करना ही करना है। और जो जाप आप रोज कर रहे हो, मानो कि मैं नवकार मंत्र की 1 माला गिन रही हूँ तो कल मुझे 3 गिनना है, 3 गुना जाप करना पड़ेगा कल आप। अगर मैं 3 मंत्र का जाप रोज कर रही हूँ तो वो तीनों की आप 3-3-3 9 माला गिनोगे, और सूर्य का जाप एक्स्ट्रा करो, उसकी भी 3 माला गिनो। कल जो एक्स्ट्रा कर सकते हो वो एक्स्ट्रा में लो, लेकिन जो रोज करते हो उसको आप नहीं छोड़े। ग्रहण के वक्त और कुछ काम नहीं है हमारे पास 3 घंटे के लिए। आप आराम से बैठ के भी कर सकते हो, कुछ घंटा सो के भी कर सकते हो, जैसे चाहो कर सकते हो। जितना हो सके उतना 10:30 से 2:30 के बीच में पानी पीना या खाना, आप पानी फिर भी पी सकते हो, बॉटल में रखना है और सीधे बॉटल से ही पीना है, ग्लास में निकाल के नहीं पीना है, इतना ध्यान रखो। आप सीधा बॉटल लो और बॉटल से ही पियो और सीधा तुरंत ढक्कन बंद करो, अगर आप पानी पीना चाहो तो। लेकिन कोई भी खाने की चीज, पानी की चीज, कोई भी दूध या कोई भी चीज आप ओपन खुला नहीं रखोगे, खुला कुछ भी नहीं रखोगे ये 4 घंटे तक। 4 घंटे तक के कॉस्मिक रेज बहुत ही खतरनाक होते ग्रहण के वक्त। अगर आपको खाना खाना है, आप 10:30 बजे एक बार फ्रूट खा सकते हो या कुछ भी खाना खा सकते हो, सॉलिड फूड। उसके बाद आप 2:30 बजे बाद वापस खाना खाओ। अगर ऐसा नहीं है तो बॉटल में ही ठंडा दूध बना के रखो या दूध, नॉर्मल दूध बना के रखो, जो भी चाहो आप, और सीधे थर्मोस या बॉटल से ही आपको पीना, अगर आप नहीं रह पाए तो। अगर नहीं रह पाए तो ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे खास, और ग्रहण के वक्त ही मंत्र जाप करोगे। अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान में मैं आपको बताऊंगी और भी ग्रहण की जो भी चीज है, ग्रहण से ग्रसित हुई जो भी बातें हैं वो हम थोड़ी ध्यान में जाएं। ठीक है, अब ध्यान शुरू करें। सांस भरो,
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। मेरुदंड सीधा रखो। आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में। जो भी बंद आंखों से तत्वों के आवन जावन देखना मिले, शांति से देखो। आपकी सांस अभी धीमी चल रही है। आपकी सांस हृदय तक धीमी हो गई है।
आज हम ये जानेंगे कि ओम करने से और हमारी सांसों को एक एक ओम करने के बाद धीरे धीरे छोड़ने से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है। जिस प्रकार से हम पूरी सांस भरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी सांस को हम बाहर छोड़ते, इस प्रकार की सांसें हम दिन में बहुत कम लेते हैं। जब हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, वो ना इतना लंबा और गहरा हमारा इनपुट होता है और ना ही इतना ही लंबा और गहरा आउटपुट होता है। ना आप सांस लेने में इतना समय रोज लेते हो, ना ही सांस छोड़ने में इतना समय हम छोड़ने के लिए भी लेते हैं। इस प्रकार से डीपली ब्रीदिंग करने से, लंबी और गहरी सांस लेने से हमारे फेफड़े और उदर पटल, जो पेट को और फेफड़े को अलग करता है, वो पटल वाला हिस्सा बहुत स्ट्रांग और मजबूत होता है। वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे लंग्स की और पसलियों के बीच में कहीं पर भी अगर हमारी कोई पुरानी सर्दी हो या कफ की वजह से कोई पैचेस अगर सूख गए हो, पहले की सर्दी या कफ सूखे हुए हो, तो उसकी परतों को धीरे धीरे करके ये लंबी सांस खोलती जाती और उसे इतना मजबूत बनाती है, क्योंकि अंदर जितनी भी कहीं पर भी थोड़ी भी नेगेटिविटी हो या कहीं पर भी थोड़ा सा भी ऐसा पहले का सूखा हुआ कफ जमा पड़ा हुआ हो, तो वो उसको निकालता है। कैसे निकालता है? जैसे किसी बलून के अंदर आप हवा भरोगे तो अंदर जो भी चीज होगी या अंदर जो भी कचरा होगा वो बाहर निकल आएगा। अगर किसी बॉटल के अंदर हम पानी भरेंगे, उसको पूरा बॉटल हम पानी से भर लेंगे ना, तो अंदर कोई भी छोटा सा भी कचरा होगा ना, वो पानी के ऊपर तैरता हुआ आ जाएगा और उसी पानी को आप जब बाहर निकालोगे तो कचरा पानी के साथ बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारे फेफड़े, हम जब सांस लेते हैं तब वो फूलते हैं और पूरी सांस अंदर भीतर भरने से अंदर जो भी कहीं भी कचरा जमा हो, वो सारा जब हम सांस निकालते हैं तब वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आपके लंग्स की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इस ओमकार से हमारे अगर लंग्स स्ट्रांग हो गए और पूरी सांस हमने भर ली, तो जो ऑक्सीजन हमारा ब्रेन 70% एक ही सांस के लेने और खर्च करने में पूरा खर्च कर लेता है, उसी ऑक्सीजन को पूरी मात्रा में हम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। आप लंबी सांस भरोगे तो ऑक्सीजन भी जो छोटी सांस में मात्रा में आता है, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर प्रविष्ट होगा। तो हमारे ब्रेन और उसके पार्ट को ऑक्सीजन भी भरपूर और सही मात्रा में मिलता है। इस प्रकार से हमारा ब्रेन और हमारे फेफड़े दोनों मजबूत होते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो रही है। हमारा जो हार्ट 1 मिनट में 90 बार धड़कता है, 1 मिनट में 90 बार हमारा हार्ट धड़कता है। और आपने ये सांस भरने और छोड़ने की प्रक्रिया को कम से कम 30 सेकंड तो लगा लिया। मतलब ये हुआ कि हमने आधी मिनट में एक ही सांस ली और छोड़ी। एक सांस, आपका हार्ट एक भी बार उसमें धक्का क्या? जब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे ना, तो हार्ट बीट भी रुक जाएगी वहीं पे, तो आपके हार्ट को भी उतनी रिलीफ होती जाएगी। जितनी बार आप 11 ओम करोगे, तो दिन में 11 बार आपने अपने हार्ट को स्ट्रेस से रिलीफ कराया। इस प्रकार से हमारे तीनों ऑर्गन
हमारी हार्ट, हमारे लंग्स और हमारा ब्रेन, तीनों को हमने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। मतलब जो भी वहां पर आपको नेगेटिविटी या जो भी आपको उसके फंक्शनिंग में कहीं पर भी कोई गलत चीज या कोई गलत तरीका था, उसको आपने सही कर लिया। आपने अपने ऑर्गन को मजबूत कर लिया। अब ये बड़ी बात ये है कि आपके हार्ट और ब्रेन, इसमें से दो